बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 13 करना है। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग टॉपिक नंबर 33 एंड टॉपिक नंबर जो 34 है इसको हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मिड टर्म के जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के अब कंप्लीट होने वाले हैं। मिड टर्म बिल्कुल अब करीब आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने अब यहाँ से ये वाले लेक्चर्स आपने ये कंप्लीट करके और जल्दी से अपनी रिवीजन भी आप लोगों ने स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 33 की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज द सबसे पहले शुगर पॉलीमर्स की हम लोग बात करेंगे। शुगर पॉलीमर्स क्या होते हैं? शुगर पॉलीमर्स एक एनर्जी की सोर्स की तरह एक्ट करते हैं और ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं और इनका एक स्ट्रक्चरल रोल होता है, जैसे मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए। ये सारे जो मिल के ना, ये जो सारे सैकेराइड्स होते हैं ये सारे मिल के कोई ना कोई चीज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शुगर्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड्स को हम लोग सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। एक तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज आता है कि मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर्स। ये शुगर की सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है और ये सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट होता है जिससे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स फिर बिल्ड होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स ये सारे मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है ना, उसके छोटे छोटे ज़रात क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, पानी में वो हल भी हो जाता है, कलरलेस भी होता है। मोनोसैकेराइड्स जो है ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? प्लांट्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स और जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सब के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती हैं, यानी कि जो बॉन्ड बनता है ना कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनती हैं। ये कैसे बनता है? इसके अंदर एक पूरा फिनोमेना है। इसमें से आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं, मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। ठीक है, देखिए ज़्यादातर जो कार्बन आइटम्स होते हैं ना जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसको हम लोग कहते हैं चिराल सेंटर्स, यानी कि जो सेंटर में कार्बन पाए जाते हैं जिसको हम लोग अल्फा कार्बन भी कहते हैं, दैट इज अ चिराल सेंटर। ये आप लोगों ने तो वर्डिंग याद रखनी है। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के शुगर के स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होती है ना शुगर्स में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के हमेशा एंजाइम्स होते हैं जो कि शुगर्स के ऊपर काम करते हैं, जो शुगर्स को तोड़ना, शुगर्स को यूज़ करना, ये सारे काम एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं और हर जो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक किस्म के आइसोमेरिज्म के लिए होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि कोई एंजाइम है ना वो स्पेसिफिक किसी एक स्टीरियो आइसोमर के लिए होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप लोग रॉन्ग शुगर का कोई गलत आप लोग स्टीरियो आइसोमर किसी एंजाइम की बाइंडिंग साइड के ऊपर आप उसको अटैच कर दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने राइट हैंड में लेफ्ट हैंड का ग्लव पहन लें। ठीक है, तो यही बात है कि आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। हर जो स्पेसिफिक एंजाइम होता है उसके अपना स्पेसिफिक स्टीरियो होता है और उसी स्टीरियो के जो है ना उसी एंजाइम की बाइंडिंग साइड के ऊपर आपने वही स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर लगाना होता है। आपने लगाना होता है, खैर वो लगना होता है खुद ही, आपने थोड़ी ना लगाना होता है। आगे हम लोग चलते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और आसानी से पानी में हल हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होते। ठीक है, ये बात आप लोगों ने एक तो याद रखनी है, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आती है। ज़्यादातर इनका टेस्ट मीठा होता है, ओपन चेन फॉर्म होते हैं, यानी कि लंबी लंबी इनकी चेन्स होती हैं जो कि ओपन होती हैं, दोनों साइड से ग्रुप्स जो इनके साथ अटैच होते हैं। एक जो कार्बन आटम जो एटम होता है ना वो डबल बाउंडेड होता है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ना किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा कार्बोनाइल ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ईच ऑफ और बाकी जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना उनका मतलब बाकी यानी कि एक साइड पे जो है ना वो डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का और बाकी सारी साइड पे ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा कार्बन की। कुल कितने कार्बन के बॉन्ड होते हैं? देखें 4 होते हैं ना, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बन सकते हैं, तो 2 बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए, तो बाकी जो 2 होते हैं ना उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है। अब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है यानी कि जो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड होता है ना, अगर तो कार्बोनाइल ग्रुप इस तरह का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, अगर तो चेन के एंड पे होगा
तो हम कहेंगे कि मोनोसैकेराइड जो है ना वो एल्डोज है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो वाला जिसकी आखिर पे जो है ना चेन के एंड पे जो है ना डबल बॉन्ड होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी पोजीशन पे होगा चेन के दरमियान में तो हम कहते हैं वो कीटोन ग्रुप होता है, और वो तब क्या होगा, मोनोसैकेराइड हमारी कीटोज होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज ये आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप में कहाँ होगा कार्बन चेन, और जो है ना मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, और जो कीटोज है उसमें कहाँ होगा। जो सबसे सिंपलेस्ट जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो दो तरह के एक 3 कार्बन ट्राइओसिस होते हैं, यानी कि 3 जो है ना उनके अंदर कार्बन पाए जाते हैं। ग्लाइसरॉल्डिहाइड हो गया, एल्डोट्राइओस हो गया, उसके बाद डीहाइड्रोक्सी एसीटोन, और उसके बाद कीटोट्राइओस हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्डोपेंटोसिस, डी राइबोस और 2 डीऑक्सी डी राइबोस। ये जो 2 होती है ना ये कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के। ठीक है, आपने बस इनका नेम याद रख लेना है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना उन सब के अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है। ठीक है, सिवाय डी हाइड्रोक्सी एसीटोन के। डी हाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी होते हैं मोनोसैकेराइड्स उनके अंदर एसिमेट्रिकल यानी कि कार्बन एटम जो होता है ना उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी, वो उसमें पाया जाता है। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये ना एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म में होता है। जो सबसे जो सिंपलेस्ट एल्डोज हो गया, ग्लाइसरॉल्डिहाइड हो गए, इनमें जो चिराल है यानी कि जो कार्बन है ना वो मिडल में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 तरह के डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, जहाँ जिनको हम लोग एनेंटाइओमर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक दरमियान में कार्बन होगा और दोनों साइड पे ना कोई और ग्रुप्स जो है वो अटैच होंगे। अच्छा, 2 तरह के ये जो एंटाइओमर्स बनेंगे ना यानी कि कार्बन के दोनों साइड पे ग्लाइसरॉल्डिहाइड में, इसमें इनका जो डिजाइन होता है ना, वन ऑफ दीज 2 फॉर्म इज डिजाइनेटेड द डी आइसोमर, द अदर द एल आइसोमर। यानी कि जो एक जो सेंटर वाला कार्बन होगा उसकी एक साइड पे जो आइसोमर होगा वो डी आइसोमर होता है, और जो दूसरा आइसोमर होता है उसको हम लोग एल आइसोमर कहते हैं। जो दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी चिराल सेंटर्स में क्या होता है कि उनकी शुगर्स की कॉन्फ़िगरेशंस को, उनके शुगर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम लोग शुगर की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टू रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर्स ऑन पेपर। अगर 3 डायमेंशनल शुगर स्ट्रक्चर पेपर पे ड्रॉ करें तो फिशर का प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ किया जाता है। फिशर का प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है ना वो पेपर के प्लेन से आउट जो है वो मूव कर रहा होता है रीडर की तरफ। ये यहाँ पे अपने जस्ट जो है ना इसको थोड़ा याद कर लेना है। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स रीडर की तरफ मूव करता है, जो वर्टिकल बॉन्ड होता है ना वो अवे फ्रॉम द रीडर, यानी कि जो पेपर होता है ना उसके बिहाइंड जो है ना वो अवे फ्रॉम पेपर जो है वो दिखाया जाता है। 3D स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद भी पता है ना कैसे होता है, तो वही अपने थोड़ा वो माइंड में रख लेना। ठीक है, उसके बाद है जो शुगर के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं ना उनकी नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, और वो नंबरिंग कैसे दी जाती है, वो नंबरिंग शुरू की जाती है कि कार्बोनाइल ग्रुप के सबसे नजदीक जो कार्बन होता है ना चेन के एंड पे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। 2 शुगर्स जो आपस में डिफरेंट होते हैं एक कार्बन आइटम के इर्द गिर्द, उनको हम लोग एपाइमर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन है, ठीक है, उसके साथ 2 शुगर्स दोनों साइड पे अटैच है, वो दोनों शुगर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंट होंगी कि उनकी जो कन्फिग्रेशन होगी ना कार्बन आइटम के साइड पे वो जो है ना वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कन्फिग्रेशन ये कह लें कि एक साइड पे 3 कार्बन अटैच हैं कार्बोनाइल ग्रुप, या 3 वैसे जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कोई भी ग्रुप, और दूसरी साइड पे अगर 4 अटैच हैं, तो इस तरह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, तो इसलिए हम लोग उनको कहते हैं एपाइमर्स। ठीक है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज ये डिफरेंट होते हैं कि क्योंकि इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है ना वो डिफरेंट होती है कार्बन 2 पे, यानी कि दूसरे नंबर वाला जो कार्बन होता है ना वहां पे इनका थोड़ा स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट होता है। उसके बाद डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये आपस में डिफरेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके जो डिफरेंस होता है ना वो कार्बन 4 पे जाके इनका जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ है ना इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों के MCQs में आएगा कि 2 शुगर्स जो आपस में डिफर होते हैं सिर्फ अपनी कॉन्फ़िगरेशन में एक कार्बन आइटम के गिर्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं एपिमर्स कहते हैं।
ठीक है। और ये जो एग्जांपल्स है ना, डी ग्लूकोज और डी मेनोज कहाँ पे डिफर करते हैं, C2 पे, और जो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज हैं ये C4 पे जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ शुगर्स जो है ना वो नेचुरली एल फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इसकी एक एग्जांपल है एल अराबाइनोज। एल अराबाइनोज एक ऐसी शुगर है जो कि एल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये एक्वस सोल्यूशन में यानी कि पानी के अंदर जब इनको घोला जाता है, एल्डोटेट्रोसिस और जितने भी दूसरे मोनोसैकेराइड्स हैं जिनके 5 या 5 से ज़्यादा एटम्स से वो मिल के बने हुए होते हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है अपनी चेन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है ना आपको? यानी कि मोनोसैकेराइड्स जब एक्वस सॉल्यूशन में उनको डाला जाता है तो जिन मोनोसैकेराइड्स के 5 या 5 से ज्यादा कार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है कि कार्बोनाइल ग्रुप कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पहले तो लंबी चेन होती है ना, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप अपनी ही उसी जिस चेन में वो गए उसी चेन के हाइड्रोक्सिल के साथ जब ग्रुप बना लेता है तो वो आपस में गोल जो है ना वो रिंग बन जाती है। ये रिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये कैसे क्यों बनते हैं? क्योंकि अल्कोहल और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं ना उनके दरमियान रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इन रिएक्शंस की वजह से हेमी एसिटल्स और हेमी कैटल्स बन जाते हैं। दो मॉलिक्यूल एक अल्कोहल के वो ऐड हो सकते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। एक अल्कोहल के यानी कि अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकते हैं। जब वो अटैच होते हैं तो पहला जो एडिशन होती है हम लोग उसको फिर क्या कहेंगे, हेमी एसिटल बनेगा। अगर एल्डोज जो ग्रुप था अगर वहां पे एडिशन हुई कार्बोनाइल ग्रुप की तो हम लोग कहेंगे कि हेमी एसिटल बना। लेकिन अगर कीटोज के साथ एडिशन हुई तो हम लोग कहेंगे कि हेमी कैटल बनेगा। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल जब अल्कोहल का बनेगा तो हम लोग कहेंगे कि फुल एसिटल और फुल कैटल जो है वो बन चुका है। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग कहते हैं या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये सारा आप लोगों ने याद करना है अच्छे तरीके से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों से कहा जाए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने जो पैराग्राफ है ना ये सारा आप लोगों ने वहां पे लिखना है। आगे हम लोग चलते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं ना जितने भी वो दो ईदर ऑफ द टू स्टीरियोमेट्रिक कन्फिगरेशंस यानी कि दो जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना वो कोई भी यानी कि 2 तरह की कन्फिगरेशंस होती हैं, अल्फा और बीटा, या अल्फा रिएक्शंस होंगे या बीटा होंगे। जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड्स की ये डिफर होती है कन्फिगरेशन में अबाउट द हेमी एसिटल और हेमी कैटल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एनोमर्स। यानी कि वो वाले मोनोसैकेराइड्स जिनकी आइसोमेरिक फॉर्म डिफरेंट होती है हेमी एसिटल और या हेमी कैटल कार्बन एटम में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर्स। और जो कार्बोनाइल ग्रुप एटम होता है उसको हम लोग कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई? आइसोमेरिक फॉर्म्स यहाँ पे अब आप लोग फिर थोड़ा हो रहे होंगे कि आइसोमेरिक फॉर्म जो है ना वो क्या होती है। देखिए, आइसोमेरिक जो फॉर्म होती है ना वो एक यूं समझिए कि एक 3D स्ट्रक्चर टाइप या यूं के आइसोमर्स बनना। ठीक है, थोड़ा मतलब हम लोग यूं ही ये हम लोग कह सकते हैं ना कि देखिए जितनी भी चेन्स बनेगी ना, जैसे हम लोगों ने भी सारा ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैं आप लोगों को यहाँ से डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये देखें आप लोग। ठीक है, ये ग्लूकोज है ना, ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, गैलेक्टोज का ऐसे होता है। फ्रुक्टोज जो है ना इसमें इसकी जो होते हैं ना ये पेंटोज की तरह इसका जो है ना वो पेंटोज शुगर होती है। ठीक है, लेकिन ग्लैक्टोज और ग्लूकोज जो होते हैं ना इसकी जो है ना वो 6 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज आपस में बॉन्डिंग करके ये जो बनाएंगे ना तो हम लोग कहेंगे कि अगर ये आपस में तीनों बॉन्ड बना लेते हैं ना तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है ना ये सारे आइसोमर्स हैं और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू आपस में अटैच हैं। यहाँ लोगों को आप समझ में आ गया ना, यानी कि ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होती है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो लिंकेज होती है वो आपस में कोई चेन बना लेते हैं ना, तो उसमें जितने मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हम लोग उनको आइसोमर्स कहते हैं। समझ में आ रही है ना आपको बात? ठीक है, जहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो वही बात कह रहे थे
कि जो आइसोमेरिक फॉर्म होती है ना मोनोसैकेराइड्स की, वो डिफर होती है अपनी कॉन्फ़िगरेशन में हेमी एसिटल और हेमी केटल कार्बन। यानी कि हमने ये देखा था ना कि कार्बन एटम या हेमी एसिटल होगा या हेमी केटल होगा। अगर तो अल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर पाया जाता है तो फिर तो वो क्या होगा, हेमी एसिटल होगा। अगर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है तो वो क्या होगा, हेमी केटल होगा। ठीक है, इस हेमी एसिटल और हेमी केटल कैसे बनता है ये भी हम लोग पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हेमी एसिटल और जो हेमी यानी कि वो कार्बन जिसके साथ अल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप जो अटैच होगा ना, उसके इर्द गिर्द जितने भी उसके गिर्द जितनी भी बॉन्डिंग होगी उनमें जो कन्फिग्रेशन डिफरेंट होगी ना, उसको हम लोग फिर कहेंगे एनोमर्स। ठीक है, और जो कार्बोनाइल कार्बन आइटम होगा यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होगा हम लोग उसको क्या कहेंगे, एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे याद करना पड़ेगा इसको हैंड आउट से। ये टॉपिक नंबर जो 34 है ना, ये आपने हैंड आउट से याद करना है इसको। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आप लोगों ने इसमें छोड़ना जो है ना वो कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, आगे इंशाल्लाह लिपिड्स का स्ट्रक्चर है, लिपिड्स वाला जो है ना वो टॉपिक इस एज कंपेयर टू दिस आसान होगा। ये वाला थोड़ा आप लोगों के लिए शायद डिफरेंट हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से आप लोग 2-3 दफ़ा रीडिंग कीजिएगा। थोड़ा रट्टा मारने वाला है, नेम्स याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं। है जिन्होंने पहले प्री मेडिकल में किया हुआ है, जिन्होंने पहले एफएससी में बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो उनके लिए तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, बाकी आपको अगर स्टडी ग्रुप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपकी सारी एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड हैं आपको, और इसके अलावा मिड टर्म के हवाले से आपको वीडियोस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो जो आप लोगों के क्विजेस होते हैं ना, क्विजेस की जो वीडियोस होती हैं वो आपने मिड टर्म का पेपर जब देने के लिए जाना है तो उससे पहले आपने अपनी क्विजेस की वीडियोस को ज़रूर देख के जाना है। ठीक है ना, क्योंकि उसी में से ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह जितने ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आपको साथ भी बताती हूँ, इसकी हट के भी जितने कोई एमसीक्यूज की जो फाइल है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी, आप लोगों ने वो कर लेनी है। ठीक है, और अगर किसी चीज़ की कंफ्यूजन आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी जिस चीज़ के आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए उन सब के लिंक्स भी ग्रुप में मौजूद है, आप लोग वो लिंक्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सॉरी, सारी की सारी प्लेलिस्ट के आप लोग लिंक ले सकते हैं वहाँ से, और आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।